प्रज्ञा विक्रम भक्तयः समुदिता येषां गुणा भूतये ते भृत्या नृपतेः कलत्रमितरे संपत्सु चापत्सु च। तो जैसा कि हमने देखा कि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है, शौर्य है और अपने स्वामी के प्रति अनुराग है, भक्ति है, वही अपने स्वामी का सच्चा सेवक हुआ करता है। ये हमने कल की कक्षा में पढ़ा था। तो हरिओम, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए व्याख्यान में। तो इन दो श्लोकों के माध्यम से आचार्य चाणक्य महोदय ने सेवक और भक्ति को बताते हुए राक्षस के गुणों का वर्णन किया। अब इससे आगे क्या प्रोग्राम है, आगे क्या कार्यक्रम होने हैं, आगे क्या उनके मन में क्या नीति चल रही है, क्या क्रियाकलाप उनके द्वारा किए जाने हैं, वो बताने जा रहे हैं। ठीक है, क्रियाकलाप क्या है ये मैं स्वयं ही आपको नहीं बता दे रहा हूं, आप स्वयं देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि फिल्म को हम यदि किसी से कहानी सुनते हैं या हम स्वयं जाकर के देखते हैं तो उसमें अंतर हुआ करता है। तो अब इससे आगे का जो प्रसंग है वो बड़ा रोचक है। तो उसमें क्या हो रहा है देखिए, अब थोड़ा सा विचार करते हुए आचार्य चाणक्य कह रहे हैं, इसमें हमने शार्दुल विक्रीडितम छंद और व्यतिरेक अलंकार के बारे में वर्णन हमने कर दिया था। इससे जो अभी हमने श्लोक की अंतिम लाइन आप सभी को बताने का प्रयास किया। अब इससे आगे कुछ पंक्तियों में, कुछ पैराग्राफ में गद्यांश के माध्यम से वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? गद्यांश का एक एक अर्थ यदि मैं बताने लगूंगा तो आपको थोड़ा बोर जैसा लगेगा और निरर्थक जैसा भी लगेगा। इसको पढ़ करके इसका सारांश क्या है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो मुख्य शब्द होगा वो भी बताऊंगा। कह रहे हैं तथा तन्मयापि अस्मिन वस्तुनि न शयानेन स्थीयते। कह रहे हैं ठीक है, राक्षस ऐसे गुणों वाला है, अपने दिवंगत राजा पर भी इतनी भक्ति रखता है, तो क्या हो गया, मैं भी सो नहीं रहा हूं। सीधी बात है, जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं कौन सा सो रहा हूं, मैं भी तो कुछ कर रहा हूं। तो कह तन मयापि अस्मिन वस्तुनि शयाने न स्थीयते, मैं इस प्रसंग में असावधान नहीं हूं, सावधान हूं। क्या किया जा रहा है मेरे द्वारा? यथाशक्ति क्रियते तद ग्रहणम प्रति यत्न। जितनी मेरे अंदर शक्ति है उतना इस राक्षस को मैं ग्रहण करूं, इसको मैं अपने वश में करूं, ये मेरे द्वारा प्रयत्न किया जा रहा है। फिर कहते हैं अत्र तावत वृषल पर्वतकयोः अन्यतर विनाशेन अपि चाणक्यस्य अपाकृतं भवति इति विषकन्यया राक्षसेन अस्माकं अत्यंतोपकारी मित्रं घातितस्तपस्वी पर्वतकः इति। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि राक्षस सोच रहा है चाणक्य या पर्वतक दोनों में से कोई एक मर जाए, एक समाप्त हो जाए, दोनों में से एक भी हो जाए या दोनों हो जाएं तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मेरे लिए अच्छा ही होगा। क्यों? क्योंकि चाणक्यस्य अपाकृतम भवति, चाणक्य का अपकार ही होगा। जैसे वेणी संहारम में एक जगह दुर्योधन का कथन है ना, वो कहते हैं कि शत्रु पक्ष का किसी भी तरह से भी अपमान किया जाए, अपकार किया जाए, किसी के द्वारा भी किया जाए, वो अच्छा ही होता है। ठीक है, तो ये बात जो यहां से कथमयुग के बाद जो बताई जा रही है, ये प्रजाजनों में क्या फैली हुई है, नगरवासी लोग क्या सुन रहे हैं, वो बताया जा रहा है। वास्तव में जो पर्वतक नाम का जो उत्तराधिकारी था नंदवंश का, जिसको राक्षस ने नंद वंश के समाप्त हो जाने पर उसको लोक लुभावन दे करके राजा बना दिया था, परंतु आचार्य चाणक्य ने क्या किया था, विष कन्या को भेज करके उसको मरवा दिया था और नगर में फैला दिया, प्रचार यह कर दिया कि इस पर्वतक को राक्षस ने मरवाया था। देखिए,
यहां लिख रखा है ना, विष्कन्यया राक्षसेन अस्माकम अत्यंतोपकारी मित्रम घातितस तपस्वी पर्वतकः इति। ठीक है, तो मतलब राक्षसेन घातितः, राक्षस ने मारा है ऐसा नगर में फैला दिया है, पर वास्तव में जो मूल इतिहास की कथा है वो चाणक्य ने उसको मरवाया था। ठीक, और एक तपस्वी जो है सर्वार्थ सिद्धि, उसके बारे में अभी हमने पीछे वर्णन पढ़ा था। इति संचारितो जगति जनापवाद, लिखा रखा ना, यहां पर लिख रखा है कि इस प्रकार का फैला दिया है जनापवाद। फिर क्या कह रहे हैं, लोक प्रत्ययार्थम अस्य एव अर्थस्य अभिव्यक्तये करें, और लोक को ये बताना चाह रहे हैं, और लोक को और क्या बताना चाह रहा है, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि पिता ते चाणक्येन घातितः इति रहसी त्रासयित्वा भागुरायणेन अपवाहितम पर्वतक पुत्रो मलयकेतु। और जैसे ही ये पता चला, नगर में तो ये अपवाद फैला दिया था कि पर्वतक को मारा था राक्षस ने, परंतु मलय केतु को ये नहीं बताया। मलय केतु को ये बताया कि तेरे पिता, मलय केतु जो पर्वतक नाम का जो तपस्वी था उसका पुत्र है, ये बताया कि चाणक्य ने मारा है आपके पिताजी को, ताकि वो ये सुने और वहां से डर करके भाग जाए। छोटा होगा उस टाइम पर वह, उस समय पर वह। तो भागुरायणेन अपवाहित पर्वतक पुत्रो मलय केतु, और भागुरायण भी चाणक्य का ही गुप्तचर है, उसका परम मित्र है, और उसके द्वारा डरा दिया और मलय केतु को वहां से भगा दिया। क्यों? क्योंकि मुख्य उद्देश्य तो आचार्य चाणक्य का यही है ना कि चंद्रगुप्त राज्य करे और बीच में कोई भी कांटा ना आए, और राक्षस उसका प्रधान सचिव बने, प्रधानमंत्री बने। ठीक, तो ये हो गया। अब कहना शक्य खलु एष राक्षस मति परिग्रहीतोपि व्युत्तिष्ठमान प्रज्ञया न गृहीतुम, कहना चिंता नास्ति, राक्षस के की बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया गया ये जो मलय केतु है, फिर भी मैं इसको अपनी बुद्धि के द्वारा समझा लूंगा, बुद्धि के द्वारा मैं इसको पकड़ लूंगा। चिंता की बात नहीं है। राक्षस की बुद्धि कितना, राक्षस की बुद्धि में कितना दम है और मेरी बुद्धि में कितनी शक्ति है, कितना दम है, ये आगे पता चल जाएगा। कह रहे न पुनरस्य निग्रहात पर्वतक वधोत्पन्न राक्षसस्य अपयशः प्रकाशी भवत प्रमाष्टुम इच्छामि, परंतु मलय केतु को तो मैं पकड़ लूंगा या उसको छुड़ा, मतलब राज्य नहीं मिलेगा, सारांश यह है उसको। करें परंतु जो न पुनरस्य निग्रहात, करें परंतु इसको पकड़ने से राक्षस ने पर्वतक को मारा, ये अपयश मैं मिटाना नहीं चाहता हूं, ये अपयश फैला रहे, तभी तो मलय केतु को राक्षस के प्रति क्रोध उत्पन्न होगा। ये भी मुख्य उद्देश्य अभी आगे वाले अंकों में आएगा। अंतिम अंततः यही विश्वास दिला देते हैं कि वास्तव में मलय केतु ने ही राक्षस को, नहीं, पर्वतक को राक्षस ने ही विषकन्या दे करके भेज करके मारा था। विषकन्या के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, बता देता हूं। विषकन्या वो होती है एक, जिसको हमें विषैली बनाना है, उस कन्या को बचपन से ही थोड़ा थोड़ा विष दिया जाता है, विष गरल थोड़ा थोड़ा दिया जाता है, उससे मरती नहीं है वो। परंतु जब वो बड़ी हो जाती है, युवती हो जाती है, तो अगर कोई युवा उससे संसर्ग करता है तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो विषैली हो चुकी है। तो वो विषकन्या थी और पर्वतक के पास गई, वो पर्वतक कामी व्यक्ति था तो वो मर गया। ठीक है, तो ये बुद्धि का प्रयोग आचार्य चाणक्य का ही था। ठीक है, तो इतनी यहां तक यह कहा कि राक्षस के मन, राक्षस का अपयश फैला रहे, इसको मैं मिटाना नहीं चाहता हूं, इसके लिए मैंने क्या क्या किया है। अब आगे अपनी योजना बता रहे हैं, मैंने क्या क्या योजना बनाई है भैया। देखिए देखिए क्या कर रखा, प्रयुक्ताश्च स्वपक्ष परपक्षयो हो अनुक्ता पर अनुक्ता अपरक्त जन जिज्ञासया बहुविध
देश वेश भाषा चार संचार वेदिनो नाना व्यंजना प्रणिधय। कह रहे मैंने प्रयुक्त कर दिया है विभिन्न मंत्रियों को। कहां प्रयुक्त किया है, कैसे प्रयुक्त किया है, क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या गुणवान हैं वो लोग। कह रहे स्वपर पर स्वपक्ष परपक्षयो हो अनुक्ता, मतलब अपने पक्ष में और दूसरे पक्ष में जो अनुरक्त हैं, और दोनों ही पक्षों के बारे में जानकारी रखने वाले हैं। ऐसे विभिन्न मंत्री और बहुविध देश वेश भाषा संचार वेदिनों, और विभिन्न प्रकार के नाना प्रकार की देश के बारे में, वेशभूषा के बारे में, भाषाओं के बारे में वो जानने वाले हैं। ऐसे लोगों को मैंने नगर में फैला दिया है, भेजा है कुसुमपुर में। अन्विष्यते च कुसुमपुरवासिनाम नंदाम मात सुहृदाम निपुण प्रचार गतम। उनके द्वारा राक्षस के बारे में, राक्षस के गुप्तचरों के बारे में या राक्षस के आदमियों के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है कि वहां क्या हो रहा है क्या नहीं। ऐसे मैंने अपने गुप्तचरों को भेजा हुआ है। और कह रहे हैं, एक मिनट, हाँ, तत्तत् कारणम उत्पाद्य कृतकृत्यताम आपादिताः चंद्रगुप्त सहोत्थाइनो भद्र भट भृतयः प्रधान पुरुषाः। कह रहे और मैंने यहाँ के जो भट्ट भद्र प्रभृति हैं, मतलब जो सैनिक हैं और प्रधान पुरुष हैं, विद्वान लोग हैं, उनको चंद्रगुप्त के प्रति कृतकृत्य बना दिया है, अर्थात चंद्रगुप्त को उनका विश्वासी बना दिया है। उनको उनके लिए कि चंद्रगुप्त ने बहुत उपकार किया हो, चंद्रगुप्त उनका हितैषी बनेगा या है, ऐसा मैंने उन लोगों में फैला दिया है। और कह रहे शत्रु प्रयुक्ता नाम च तीक्ष्ण रसदायी नाम प्रतिविधानम प्रत्य प्रमादिनम परीक्षित भक्तयः क्षिति प्रति प्रत्यासन्नाः नियोजितास्तत्र आप्त पुरुषाः। आप्तम यथार्थ वक्ता, आप्त पुरुषों को नियुक्त कर दिया है चंद्रगुप्त मौर्य के समीप में। आप्त पुरुष मतलब विश्वास है, जिनके ऊपर मेरा पूरा विश्वास है। इन्हीं की मैंने चंद्रगुप्त की रक्षा में उनको भेजा और वो चंद्रगुप्त को ही मार करके चले गए, ऐसा नहीं है। और वो कैसे लोग हैं कि शत्रु के द्वारा कहीं कुछ विषैली चीज तो नहीं भेजी जा रही है, क्योंकि ये जो जिसकी हम कथनों को पढ़ रहे हैं ये अर्थशास्त्र के लेखक हैं। अर्थशास्त्र में ये सब बातें बताई गई हैं, राजा को कैसे रहना चाहिए, क्या उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, क्या कैसे उसके मंत्री होने चाहिए, कैसे उसका खान पान होना चाहिए, कैसे उसका रहन सहन होना चाहिए। ये सब चीजें जो अर्थशास्त्र में लिखी हैं, उसके रचयिता आचार्य कौटिल्य की बातें हम आचार्य विशाख दत्त के शब्दों में सुन रहे हैं। तो कह रहे हैं जो शत्रु पक्ष के द्वारा विष इत्यादि से युक्त चीजों को भेजा जाता है, उनका परीक्षण करने में जो निपुण व्यक्ति हैं उनको, और जो विश्वासी पुरुष हैं उनको क्षितिपति प्रत्यासन्ना, क्षितिपति मतलब राजा, उसके प्रत्यासन्न माने समीप भेज दिया गया है। परीक्षित भक्तयः, जिनकी भक्तियों का परीक्षण कर लिया है, हाँ ये बहुत अच्छे विश्वासी विश्वास प्रतिपन्न लोग हैं। अब आगे क्या कर रखा कर रहे हैं, अस्ति च अस्माकं सहायाध्यायी मित्रम इंदु शर्मा नाम ब्राह्मणः। कह रहे एक मेरा मित्र है, उस मित्र का नाम क्या है, इंदु शर्मा, और सहायाध्यायी है, क्लासमेट है, यानी कि सहपाठी है वो उनका। कई जगह इसका विष्णु शर्मा भी नाम मिलता है और इसमें इंदु शर्मा लिखा हुआ है इनके मित्र का। कह रहे एक मेरा मित्र है, वो ज्योतिष का ज्ञाता है। लिखा है सच औषनस्या दांड नित्याम चतुष्ठ्यंगे ज्योतिष शास्त्रे चापर प्रावीण्यम उपगतः। कह रहे हैं वो औशनस के द्वारा मानी गई लिखी गई दंड नीति में और ज्योतिष शास्त्र में पारंगत है वो। अभी आगे इसका वर्णन आएगा, आगे इसका अभिनय हम देखेंगे। ये जो ज्योतिष वाला है बड़ा रोचक दृश्य आता है, बहुत हास्य भी कई जगह आनंद आएगा आगे।
ये जो इन्होंने जिस मित्र की बात कर रहे हैं, ये क्षपणक नाम का वेश धारण करके आता है, क्योंकि सारे मंत्री फैलाए हुए हैं उन्होंने, अभी तो ये प्रारंभ हो रहा है। तो करें वो ज्योतिष को अच्छी प्रकार से जानता है, जो मेरा सहपाठी है, और करें समया क्षपणक लिंगधारी। क्षपणक लिंगधारी मतलब क्षपणक का वेश धारण करने वाला है वो। नंद वंश वध प्रतिज्ञानंतरम एवं कुसुमपुरम उपनीय सर्वनंदामात्यैषः सख्य ग्राहितो विशेषतश्च। करें उसको मैंने अभी नहीं भेजा है, जब नंद वंश को मैंने समाप्त किया था उसी समय वहां भेज दिया था उसको। और विशेष रूप से क्या किया है, वहां के लोगों से उसकी मित्रता करा दी, वहां के लोगों में उसका विश्वास जगा दिया कि ये आपका सच्चा मित्र है। पर सच्चा मित्र किसका है? आचार्य चाणक्य का। और विशेष रूप से कह रहे विशेषतश्च तस्मिन् राक्षस समुत्पन्न विश्रम्भ। और सबसे विशेष बात तो यह है कि जो राक्षस है उसमें बहुत विश्वास करता है, वो उसका घनिष्ठ मित्र बन गया है। क्योंकि विशेष बात यह है, जो मुख्य हमारा लक्ष्य यदि पूरा हो जाता है, वो अगर पूरा होने वाला हो तो उसमें ज्यादा हमें खुशी होती है, वही हमें ज्यादा विशेष लगता है। करें तेन इदानी महत् प्रयोजनम अनुष्ठेयम भविष्यति, जिससे बहुत बड़ा हमारा कार्य अनुष्ठान सिद्ध होगा। जिस मित्र पर वहां के लोग विश्वास कर रहे हैं, परंतु वो उनके लिए कपट वेशधारी है। ठीक, तो ये बात बता दी है। अब आगे और क्या किया है, अब देखिए। ठीक है, और देखिए कह रहे हैं तद एवं अस्मत्तो न किंचित परिहास्यते। करें अब हम इसमें हमारा कोई भी दोष नहीं है, हमारे तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। ये बात वो वहां अपने शिष्य शारंगरव को बता रहे हैं। हाँ, क्योंकि उनने बताया था ना कि आसन लगाइए, मैं बैठना चाहता हूं। तो ठीक है, कह रहे हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। तद एव अस्मतः, हमारे पक्षतः न किंचित परिहास्यते, हमारे पक्ष से कोई भी यहाँ पर कमी नहीं रह गई है। और कह रहे वृषलः एव केवलम प्रधान प्रकृति ही अस्माशु एव आरोपित राज्य तंत्र भारः सततम उदास्ते। और चाणक्य ही ऐसा व्यक्ति है, वृषलः, हमारे ऊपर उसने अपने राज्य भार को सौंप दिया है और वो आराम से जी रहा है, सुखी है वो। क्योंकि जिसका मंत्री ही सारा राज्यभार संभाल रहा हो, उस राजा को किस बात की चिंता। प्रायः इस प्रकार का राजा धीर ललित हुआ करता है। जैसे रत्नावली नाटिका इत्यादि में योगंधरायण संभालते हैं ना सारा, उदयन तो अपने श्रृंगार में ही मग्न रहता है। पर यहाँ श्रृंगार में तो मग्न नहीं है चंद्रगुप्त मौर्य, पर उनको मंत्री ऐसा मिला है जो राजाओं का भी महाराजा है, आचार्य चाणक्य। तो कह रहे हैं सारा हमारे ऊपर उन्होंने हमें अपना राज्य का तंत्र भार सौंपा है और सततम उदास्ते, वो आराम से बैठे हैं। अथवा कह रहे हैं यत स्वयं अभियोग दुःखैः असाधारणैः अपाकृतम तदेव राज्यम सुखयति। कह रहे कौन सा राज्य सुख देता है, इसका उत्तर दे रहे हैं। ये नहीं कि हम सोचते हैं कि ये आदमी बहुत बड़ा है, इसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत अच्छा पद है, ये आराम से रहता होगा। नहीं, ये उल्टा है। जिसके पास जितना ज्यादा बड़ा पद होता है वो उतना ही ज्यादा दुखी होता है, उसके मस्तिष्क में उतने ही ज्यादा चीजें दौड़ा करती हैं। सुखी तो वह रहता है जो राज्य की अपनी जिम्मेदारियों से अपाकृतम भवति, जो उनसे दूर रहता है। तदेव राज्यम सुखयति, वही राज्य सुख देता है। कैसे सुख देता है उसके लिए एक अच्छा सा उदाहरण दे दिया है। इस श्लोक को पढ़ते हुए आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करेंगे। अब श्लोक क्या है देखिए, ये जो बात इन्होंने ऊपर कही कि जो कि हमारे दुख जिसमें ना हो, हमारी कोई चिंता नहीं हो, इस प्रकार का राज्य ही रहने में आनंद आता है। ऐसे राज्य में जहां हमें दिन रात चिंता बनी हो, अब सुबह क्या करना है, इसके बाद क्या निर्णय लेना है, प्रजा को क्या क्या
किस प्रकार से हमें देखना है, ये चिंताएं बनी रहे तो वो राजा नहीं अच्छी प्रकार से जीता है। इसी प्रकार का आचार्य महाकवि कालिदास ने भी बोला है, राज्यम स्वहस्त दंड धृत, राज्यम स्वहस्त धृत दंडमिवात पत्रम। राज्य तो एक ऐसा है जैसे एक व्यक्ति छाता लिए हुए खड़ा है, मान के चलिए, अगर उसने वो छाता हटाई तो वो भीग जाएगा और उसके साथ उसकी प्रजा भी भीग जाएगी। तो भीग जाएगी का ही सामान्य अर्थ मत लीजिए, समाप्त हो जाएगी। इसलिए राजा को छाता पकड़ के रहना है, यानी कि राज्य को पकड़ करके रहना है, इतना राजा के ऊपर भार होता है। अब इस श्लोक के माध्यम से इसको क्या कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। कह रहे स्वयं आवृत्य भुंजानाम बलिनोपि स्वभावतः गजेंद्राश्च नरेंद्राश्च प्रायः सीदंती दुखिताः। कितना बढ़िया श्लोक है, सूक्ति है ये बहुत अच्छी, कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है ये। कह रहे स्वयं आवृत्य भुंजानाः बलिनः स्वभावतः गजेंद्राः नरेंद्राश्च दुखिताः भवन्ति। कह रहे राजा और हाथी अगर अपने आप अपने लिए कुछ काम करते हैं, अपने जीवन के लिए खुद उनको यदि मेहनत करनी पड़े तो वो प्रायः दुखी रहा करते हैं। स्वयं आहृत्य भुंजाना, अगर हाथी है वो अपने लिए खुद ही शिकार कर रहा है, खुद ही अन्न ढूंढ रहा है, खुद ही इधर उधर से ढूंढ करके ला रहा है, वो फिर वो भोजन कर रहा है तो दुखी तो होगा। अगर आराम से कुर्सी में बैठा हुआ है आनंद से, वो हाथी तो कुर्सी में नहीं बैठ सकता है पर आराम से है अपने स्थान पर, तो तब उसको वहीं पर खाना मिल जा रहा है तो उसको किस बात का दुख। और उसी प्रकार बलिनः, बलशाली भी यदि वो है तो तब भी उसको अपना परिश्रम करना ही पड़ता है। गजेंद्राश्च नरेंद्राश्च, गजेंद्र मतलब गजराज, नरेंद्र मतलब राजा, नरों का इंद्र, प्रायः सीदंती दुखिता, प्रायः दुखी होकर के बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको खुद अपने लिए मेहनत करनी पड़ती है। देखिए हिंदी अर्थ में क्या है, करें हाँ, स्वयं साधन सामग्री जुटा जुटा कर प्रयोग उपयोग उपभोग करने वाले राजा और हाथी स्वभावतः शक्तिशाली होते हुए भी प्रायः दुखित एवं खिन्न रहा करते हैं। शक्तिशाली है, राजा है तो शक्तिशाली क्यों नहीं होगा, हर प्रकार से शक्तिशाली होगा, परंतु खुद उन्हें मेहनत करके परिश्रम करके अपने लिए खाद्य सामग्री, जीवनोपयोगी सामग्रियां यदि लानी पड़ रही हैं तो वो दुखी रहेंगे। ठीक, तो ये बात इसमें कही है, अनुष्टुप छंद है। इसमें दीपक अलंकार इसमें इन्होंने दिया है। दीपक अलंकार का एक दूसरा भी लक्षण मेरे मन में आया पर मैं जल्दीबाजी में इसे देख नहीं पाया। यहां पर दीपक अलंकार इन्होंने ये बोला है, इस प्रकार से अप्रस्तुत प्रशंसा भी हम कह सकते हैं कि इन्होंने कहा है कि अप्रस्तुत का प्रस्तुत से तुलना कर रहे हैं ये, क्योंकि यहां पर राजा तो प्रस्तुत है पर हाथी प्रस्तुत नहीं है। हाँ, एक प्रकार से राजा भी वहां पर प्रस्तुत नहीं है, चाणक्य भी, वो चंद्रगुप्त भी तो नहीं है, तो अप्रस्तुत प्रस्तुत का वहां पर वर्णन करने के कारण यहां पर दीपक अलंकार है। पर एक काव्य प्रकाश में भी लक्षण है, सकृद वस्तुषु क्रियासु कारक बहुवीषु कारकस्य दीपक, जहां विभिन्न क्रियाओं का एक कारक हुआ करता है वो भी दीपक अलंकार होता है। ठीक है, तो ये भी अभिमत हो सकता है। तो दीपक अलंकार मानिए अभी इसमें, इस श्लोक में। ठीक है, तो अभी इतना ही रखते हैं, कल की कक्षा में पुनः मिलेंगे आप सभी से। तो 16 श्लोक तक हमने कर लिया है, इसमें 17 हाँ 16 श्लोक। कल से अब नया प्रवेश करेगा, नया पात्र प्रवेश करेगा, तो नया प्रसंग कल से देखेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमो नमः।